हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिगर देखकर लग रहा होगा, बोर्ड पर जो फिगर्स हैं उन्हें देखकर लग रहा होगा कि ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फर्स्ट जो है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस, तो आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ ऑटार्की, व्हाट इज़ नो ट्रेड इक्विलिब्रियम। तो ये जो टॉपिक है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। नाउ इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे इन फिगर्स के थ्रू, इसको इनकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट पहले हम इसका एक बेसिक एक आइडिया ले लें, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लें कि बैकग्राउंड में क्या है। उसके बाद हम इसे समझने में आसानी होगी। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके ओरिजिन क्या है, ऑटार्की वर्ड कहाँ से आता है। ऑटार्की वर्ड सबसे पहले एरिस्टोटल या फिर कहें जो प्लेटो का जो लिटरेचर है, एंशंट जो हिस्ट्री है, जो मिडिवल हिस्ट्री है, उसमें एरिस्टोटल एंड प्लेटो के लिटरेचर जब आप देखेंगे, हालांकि उनका काम जो है वो फिलॉसफी पे है, और जो इंटरप्रिटेशन, जो मीनिंग, जो एक्सप्रेशन उन्होंने ऑटार्की का दिया है वो फिलॉसफी के वे में दिया है। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले ऑटार्की वर्ड जो है, ये शब्द जो है वहाँ पर मिलता है। तो वहाँ पर हालांकि इसका जो मतलब है, जो इसका मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, बट मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो ऑटार्की वर्ड जो एंशिएंट लिटरेचर में मिलता है, वहाँ पर वो किसी व्यक्ति के बारे में है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई तीसरा चौथा पर्सन है। तो जब उस व्यक्ति को जब बाहरी रिसोर्सेज की आवश्यकता ख़त्म हो जाती है, या फिर उनकी ज़रूरत जो है उसे नहीं महसूस होती, तो वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में है जिसको हम ऑटार्की मेंटल स्टेट कह सकते हैं। मतलब कि वो सेल्फ रिलायंट हो गया है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि उसे अब बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमारे आसपास हैं। जैसे हमें घड़ी की आवश्यकता है, हमें पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की आवश्यकता है, हीटर की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर, हमारा स्मार्टफोन, ठीक है, कैमरा, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो ये क्या चीज़ें हैं? सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो जब एक व्यक्ति ऑटार्किक मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है तो उसको बाहरी रिसोर्सेज की, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और फिर उसको हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सेल्फ रिलायंट हो गया है। तो इसी को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो है इंटरप्रेट किया कि भाई ऑटार्की इक्विलिब्रियम या कहीं नो ट्रेड इक्विलिब्रियम एक ऐसी दशा है इकोनॉमी में जहां पर कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का भाग नहीं होती है, वो सेल्फ रिलायंट होती है। बट यहाँ पर एक इसमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करना जो है ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ऑटार्की इक्विलिब्रियम या कहीं नो ट्रेड इक्विलिब्रियम में दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो एक जनरलाइज टर्म है, बहुत ही जनरलाइज वर्ड है, जिसे हम ऐसे ही यूजुअली बोल देते हैं नॉर्मली कि भाई भारत की जैसे अर्थव्यवस्था थी 1991 से पहले, भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था। ठीक है, तो वो ऑटार्की इक्विलिब्रियम नहीं उसे कहा जा सकता, या फिर उसे नो ट्रेड इक्विलिब्रियम नहीं कहा जा सकता, बावजूद के भारत जो है इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं था, उसका प्रेजेंस नहीं था। बिकॉज उसका कारण ये है कि ऑटार्की इक्विलिब्रियम या कहें नो ट्रेड इक्विलिब्रियम की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कुछ उसके कंडीशंस हैं। तो इस वजह से इसको नहीं कहा जा सकता है, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं अपनी। तो वही सब चीज़ें हम अभी देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है। तो ये तो हुआ इसके जो है इसका ओरिजिन के बारे में बात। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 1945 का जब टाइम आता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टाइम है हिस्ट्री में। तो हम उसमें देखेंगे कि काफ़ी सारा बदलाव जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है बहुत तेज़ी से हमें जो है चारों ओर
जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें या फिर और भी कोई दूसरा फील्ड का कोई टॉपिक पढ़ें तो आपको दिखने में लगेगा कि 1945 के बाद चीज़ें जो हैं काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं। जैसे अब क्यों उसमें चेंज तेज़ी से आता है, उसका जो मुख्य रीज़न है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है और उसके बाद चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं। तो वहीं से ये ऑटार्की भी चेंज होकर के ग्लोबलाइज्ड जो है इकॉनमी की तरफ, जो वेस्टर्न इकॉनमीज़ हैं और उसके जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, लेनदारी जिनके साथ उनकी लेन देनदारी है थी, तो वो जो है तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं, तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं, तेज़ी से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, हालांकि भारत में जो है, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें 1991 में जो है ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जब उससे पहले भारत जो है बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। तो होता क्या है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है और उसी के फिर आगे इफेक्ट में हमें उसी के रिजल्ट में 1947 में जब इंग्लैंड जो है कंपल्शन हो जाता है, पूरा कंपेल्ड हो जाता है, तो फिर जो है वो चीज़ों को फाइनेंस नहीं कर सकता आगे। जैसे वर्ल्ड वॉर में चीज़ें फाइनेंस करते हैं देश, तो वो क्या होते हैं, उनकी इकॉनमी जो है, अर्थव्यवस्था कोलैप्स करती जाती है वॉर को फाइनेंस करते करते, तो खजाने खाली हो जाते हैं। फिर उसके कंपल्शन में, उसके रिजल्ट में देश को आज़ादी देनी पड़ती है, क्योंकि वो कंपल्शन हो गया एक तरीके का। अब उनके पास फाइनेंस करने के लिए नहीं है। जब उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम बात करेंगे कि उसके बाद जब 1945 या 1945 के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लोबलाइज इकॉनमी की तरफ बनती हुई जो पॉलिसीज़ हैं वो दिखाई देंगी। अगर आप इकोनॉमिक लिटरेचर उठाकर पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फिर वहाँ से ये चीज़ें धीरे धीरे एक्सेलरेट करती हैं। फिर बाद में इन चीज़ों का जो है कुछ ओपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे एडम स्मिथ, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने इसको अपोज भी किया था कि भाई ये जो है गलत है। ऑटार्की जो है ये बिल्कुल, मतलब अगर देश किसी के साथ व्यापार नहीं करेगा तो वो अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करता रहेगा। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था जो शायद आपने, यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये एडम स्मिथ ने दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डेविड रिकार्डो ने भी इसको अपोज किया। डेविड रिकार्डो ने दिया कंपैरेटिव एडवांटेज का थ्योरी। तो हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, न पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो अब इसमें इम्पोर्टेंस चीज़ ये है कि अब आज के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑटार्की है या कहें नो ट्रेड इक्विलिब्रियम है, तो ये आज के समय में मैटर ऑफ डिग्री है। एब्सोल्यूट ऑटार्की जो है वो कहीं भी आपको प्रेजेंट नहीं है आज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें, जैसे नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में बोला जाता है, बट नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि तो ऑटार्की इक्विलिब्रियम जो है, जो नो ट्रेड इक्विलिब्रियम है, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, पार्शियल ऑटार्की इक्विलिब्रियम है। एब्सोल्यूट ऑटार्की या फिर कंप्लीट ऑटार्की जो है आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो तीन तरीके की मुख्य ऑटार्की इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसे पहला एब्सोल्यूट हो गया या कंप्लीट मान लीजिए। फिर दूसरा हमारा हो गया पार्शियल ऑटार्की इक्विलिब्रियम। पार्शियल में जैसे आपने कुछ इंडस्ट्रीज जो है डोमेस्टिक के लिए रख दिया, बाकी जो है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में है। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल हो गया, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, कुछ भाग है कुछ नहीं है। फिर तीसरा आपका हो गया रीजनल ऑटार्की इक्विलिब्रियम। वो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आज भी मौजूद है। जैसा हमने पिछले क्लास में स्टडी किया कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन जो है वो एक क्या है, एक तरीके का ट्रेड यूनियन है। जैसे वर्ल्ड का जो है ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन जो है वो कहलाता है, मतलब ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियंस में वो जो है उसका नाम है, जिसको हम यूरोपियन यूनियन ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो वो भी अपने आप में एक रीजनल जो है ऑटार्की मेंटेन करता है कि वो मेंबर कंट्रीज़ के साथ जो है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, बट भारत को उसमें थोड़ी वो शामिल करेंगे, या फिर किसी और देश को वो थोड़ी उसमें शामिल करेंगे। उसमें यूरोपियन जो कंट्री हैं वो ट्रेड करती हैं, तो दूसरों को वो आइसोलेट करके रखती हैं उनसे, और
वो अपना क्या करती हैं, अपने आपस में ऑटार्की मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन जैसा हमने स्टडी किया लास्ट क्लास में, वो भी इसी तरीके का है। तो आपस में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो करती हैं, बाकी से वो नहीं करती हैं। फिर धीरे धीरे यही चीज़ें चलते चलते 1995 में फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जिसे हम WTO भी कहते हैं एब्रीविएटेड में, ठीक है। उसका तो काम यही है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें, हालांकि इसमें जब ये जो आपका USSR जो मॉडल होता है, जो USSR मीन्स जो सोवियत यूनियन जो था, उसके कोलैप्स होने के बाद जब वो कोलैप्स होता है तो धीरे धीरे फिर ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो उसका भी एक रिजल्ट था पूरे वर्ल्ड के एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, ठीक है। सो ये इसका एक बैकग्राउंड था। होप आपको ये सही लगा होगा। नाउ यू हैव एन आइडिया ऑफ ऑटैर्की इक्विलिब्रियम। तो ऑटैर्की इक्विलिब्रियम का मैंने आपको जो है एक आइडिया दिया। तो हमने ये चीज़ जानी कि ऑटैर्की इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज इकॉनमी जो है उससे अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब फिगर के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, किन चीज़ों का मिल करके ऑटैर्की इक्विलिब्रियम बना है। तो ये हमारा यहाँ पर दो फिगर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे, उसकी वजह से देखने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो बता देता हूँ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है फिगर 1, एंड फिगर 2 जो है यहाँ पर ये हमारा PD जो है ये हमारा डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। ABCDEFGHI ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्केव टू द ओरिजिन है, मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड Y जो है हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, गुड X जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो गया। यहाँ X है, यहाँ Y है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से जब ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन PD जो है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन जब इसको टेंजेंट करेगी पॉइंट E पर, तो ये हमारा हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम मिलेगा, जहाँ पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एब्सेंट है। ये डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। ये हो गया प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर 1, ये फिगर 2, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर सभी लोगों के अलग अलग अपने इंडिफरेंस कर्व हैं, फुली सेटिस्फाइड हैं। तो इसका मतलब है जब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि जो डिमांड है, मीन्स जो इंडिफरेंस कर्व है, जो यूटिलिटी है, फुली सेटिस्फाइड है। और फिगर 2 में जब आप देखेंगे तो ये अगेन यहाँ पर हमारा जो हमारा PD है, ये लाइन, ये PD लाइन क्या है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, बजट लाइन है कंज्यूमर का, ठीक है। तो यहाँ E पॉइंट पर ये जब इसके साथ मिलेगा इंडिफरेंस कर्व के, तो E पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, कंजप्शन इक्विलिब्रियम। ये हो गया हमारा कंजप्शन इक्विलिब्रियम। ये हो गया कंजप्शन इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, कंजप्शन इक्विलिब्रियम मीन्स जितना हमारा डिमांड है उतना सप्लाई है। तो अब इस चीज़ को जब डिमांड एंड सप्लाई हमारी बराबर हो गई, ठीक है, और जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एब्सेंट है, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर पर ये जो E पॉइंट है, यहाँ पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इस E पॉइंट पर हमारी क्या चीज़ है, एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है A एंड B जो आप देख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पर गुड Y, हॉरिजॉन्टल पर गुड X है। फिर इंडिफरेंस कर्व है U, PD हमारी वही अगेन प्राइस लाइन आ गई, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, मीन्स यहाँ पर हमारी एक तो डिमांड है, जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है।
प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना उतना कंज्यूम हो रहा है, तो ये हमारा कंजप्शन है, यू जो है हमारा कंजप्शन। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड हमारी क्या हो गई, MRS हो गई। MRS को हम और थोड़ा अगर ब्रेक करें, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा हो गया M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है जी, ये बराबर होगा हमारे MRT के। MRT क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और MRT हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड X अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड Y। ये हमारा डिमांड, ये हमारा सप्लाई। तो जहां पर इस E पॉइंट पर ये दोनों चीज मिल जाएंगी, वही हमारा E क्या हो गया, हमारा ऑटार्की इक्विलिब्रियम हो गया, ऑटार्की इक्विलिब्रियम। ये हमारा बन गया ऑटार्की इक्विलिब्रियम, जिसे हम नो ट्रेड इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, जहां पर हमारा ई पॉइंट पर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, मतलब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब है जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो जाएंगे तो यहां ई पॉइंट पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है P इक्वल्स टू MC। P इक्वल्स टू MC का मतलब है प्राइजेस जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गया है, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आ गई। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि अब रिसोर्सेज जो हैं किसी को नुकसान किए बिना, किसी की जो है इनकम को कम किए बिना अब किसी और में इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब रिसोर्सेज को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन आ गई, जहां पर हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, ऑटार्की इक्विलिब्रियम। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इसको तोड़कर समझाने की कोशिश की है कि ऑटार्की इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, और जो क्लोज इकॉनमी हम बोलते हैं वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि भाई क्लोज इकॉनमी इसको कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बराबर हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ, सो अब इसमें कुछ नहीं बचा। नाउ मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।